महाराष्ट्र के छोटे से गांव में कमला और रोशनी रहा करते थे। कमला विधवा होने के कारण बहुत गरीब थी और गरीबी से रोशनी और खुद को पाला था। कभी किसी के घर खाना बनाकर तो कभी बर्तन धोकर, लेकिन रोशनी को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी और रोशनी का पूरा ख्याल रखा। कमला ने अपने गहने गिरवी रखकर रोशनी को हाई स्कूल की पढ़ाई पढ़ाई, लेकिन रोशनी अपनी मस्ती और गैर समझी से पास नहीं हो पाई। पिछले 3 साल से 10वीं की परीक्षा दे रही हो, इस बार भी फेल हो गई। मैंने तो सोचा था कि बड़ी होकर घर की तकलीफें दूर करोगी, लेकिन कम करने के अलावा तुम तो बढ़ा रही हो। अब मुझे पढ़ाई नहीं करनी और आप जबरदस्ती करोगे तो यही होगा ना। इसका उपाय है मेरे पास। तुम्हारी शादी जल्दी से जल्दी करवानी पड़ेगी। सिर्फ नाम की रोशनी हो, घर और जीवन में तो अंधेरा ही कर रखा है। कमला अपनी बेटी रोशनी के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर देती है। कुछ ही दिनों में उसकी शादी एक मछुआरे सुशील से हो जाती है। रोशनी के विदाई के समय कमला कहती है, बेटा मुझे माफ करना, मैं तुम्हें कुछ दे नहीं पाई। इस सफेद साड़ी के अलावा मेरे पास है ही क्या। क्या क्या कहा आपने? आप तो मेरी नाक कटवा रही हैं। समाज में हमारी क्या इज्जत रहेगी? और सफेद साड़ी देकर आप रोशनी को भी विधवा करना चाहती हैं क्या? आपने जितना कुछ किया है मेरे लिए वो बहुत है। इस सफेद साड़ी को मैं आपकी याद में हमेशा साथ रखूंगी। कमला ने उस सफेद साड़ी को देकर रोशनी को अपने घर से विदा कर दिया। कुछ महीने बीत चुके थे। अपनी नाकामयाबी के पीछे भी सुशील कमला को दहेज के लिए खूब ताने मारा करता था। इस सफेद साड़ी को जो लेकर आई हो, इससे खाना नहीं बनने वाला। आ गई बस मुंह उठाकर। आप खुद मछली नहीं पकड़ पा रहे हैं और मुझे ताने मार रहे हैं। ये कैसी बात हुई? तुमसे तो बात करना ही बेकार है, अनपढ़ गवार कहीं की। हट जाओ मेरे रास्ते से। सुशील के डांटने से रोशनी घर पर रोने लगी, खुद को बहुत कोसने लगी और वहां से रूठकर अपने मायके चली गई और वहां जाकर अपनी माँ को सारी बातें बताना चाहती थी। लेकिन वहां जाकर पता चला कि कमला की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। माँ, आपकी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब है। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? तुमने अपना घर संसार बसा लिया है। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। एक काम कीजिए, आप मेरे घर चलिए, वहाँ मैं आपकी पूरी देखभाल करूंगी। मेरा वहाँ जाना ठीक नहीं होगा। सुशील को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। माँ, आपको मेरी कसम है, आपको वहाँ चलना ही होगा। रोशनी अपनी माँ को जबरदस्ती अपने घर यानी ससुराल लेकर जाती है, जो सुशील देखकर दिल मिला उठता है। मुझे तो लगा था कि तुम कभी नहीं आओगी, और आई भी तो अपनी माँ को साथ लेकर आ गई। आप अब नफरत क्यों करने लगे हो हमसे? ये सब करके आपका मछलियों का व्यापार चलने लगेगा भला? तो क्या तुम्हारी शादी में दिए हुए दहेज में उस सफेद साड़ी से चलने लगेगा क्या? सुशील और रोशनी का झगड़ा देखकर कमला परेशान हो जाती है और बिना कुछ खाए पिए उनके घर के बाहर चटाई लगाकर सोने की कोशिश करती है, पर सो नहीं पाती। मुझसे मेरी बच्ची की परेशानी देखी नहीं जा रही है। मुझे ही कुछ करना होगा। घर की परेशानी देखकर कमला वहां पर एक चिट्ठी लिखकर और उसे उस दहेज वाली सफेद साड़ी पर रखकर छोड़ जाती है। कमला के जाने के बाद कबर्ड में रखी हुई साड़ी से बहुत जोर की रोशनी आ जाती है। रोशनी इतनी तेज होती है कि पूरा कमरा चमक उठता है। उसे देखकर दोनों पति पत्नी चौंक कर उठते हैं। ये रोशनी उस कबर्ड से आ रही है। वहां तुमने क्या रखा था? वहाँ पर तो खास कुछ भी नहीं है। रुकिए, मैं वहाँ जाकर देखती हूँ। नहीं, तुम नहीं, मैं जाकर देखता हूँ। तुम्हें कहीं कुछ हो गया तो? सुशील जैसे ही उस कबर्ड को खोलकर देखता है, वहां उसे वही सफेद साड़ी और चिट्ठी नजर आती है। ये तो माँ की चिट्ठी है। उनकी लिखावट बिल्कुल ऐसी ही है। इसे पढ़िए जरा, क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है कि बेटा, मैंने अपने जीवन में एक अबला बनकर तुम्हें ये साड़ी दी है। यही तुम्हारी संसार का सुख भी बनेगा। जिंदगी भर लोगों ने मुझे इस सफेद साड़ी की वजह से बहुत ताने मारे हैं,
लेकिन मैं तुम्हारे जीवन में कोई भी दुख नहीं आने दूंगी। तुम जब भी इस सफेद साड़ी पर पानी और सिंदूर से लिखकर कुछ भी मांगोगे तो ये साड़ी तुम्हें वो दे देगी। मेरी फिक्र मत करना। मैं पूरे 1 साल बाद तीर्थ यात्रा करके आऊंगी, लेकिन एक बात याद रहे, एक बार लिखा हुआ सिंदूर मिटेगा नहीं और इस सफेद साड़ी पर रंग चढ़ता जाएगा, उतनी ही इसकी दिव्य शक्तियाँ कम होती जाएंगी। आपके तानों ने मुझसे मेरी माँ को दूर कर दिया और आपको शर्म भी नहीं आ रही है? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। लेकिन हमें इस जादुई साड़ी का एक बार तो उपयोग करना ही चाहिए। तुम्हारी माँ दोबारा लौटकर सुरक्षित आ जाएंगी। सुबह होते ही सुशील ने जादुई सफेद साड़ी निकाली और उसमें सिंदूर से लिखा अपने मछुआरे के व्यापार के बारे में, और अपनी नाव लेकर वो समुद्र में चला गया। जैसे ही सुशील नाव लेकर समुद्र में उतरा, सारी मछलियां अपने आप जाल में फंसने लगी। ये सब देखकर सुशील अपने आंखों पर भरोसा ही नहीं कर पा रहा था। इतनी सारी मछलियां, ये जरूर उस जादुई सफेद साड़ी का कमाल है। मैं जिन्हें हमेशा कोसता रहा, उन्होंने मेरा घर बसा दिया। सुशील सारे दिन के कारनामे घर जाकर रोशनी से बताता है। तब रोशनी कहती है, ये सब मेरी माँ की ममता और उनके पुण्य का कमाल है। वो जब तीर्थ यात्रा करके वापस आएंगी तो हमें इस तरह से खुश देखकर वो भी बहुत खुश हो जाएंगी। अब हम इस तरीके से बिल्कुल नहीं रहेंगे, अच्छा और कामयाब जीवन जिएंगे। जब भी सुशील और रोशनी को किसी भी चीज की जरूरत पड़ती, वो तुरंत ही माँ की सफेद साड़ी पर सिंदूर से लिखकर उसे हासिल कर लेते। देखते ही देखते 1 साल बीत चुके थे। अब सुशील बहुत बड़ा मछलियों का व्यापारी बन चुका था। बड़ा सा घर और बड़ी गाड़ियां सुशील के घर के बाहर खड़ी रहती थी। अब इस साड़ी में कोई जगह ही नहीं बची कुछ लिखने की, वरना मैं और मालामाल हो जाता। हमारी 7 पुश्तें बैठ कर खाएंगी, इतना पैसा जमा कर लिया है। पता नहीं तुम्हारी माँ ने सिर्फ एक ही साड़ी क्यों छोड़ी, एक आध और छोड़ देती तो उनका क्या जाता। पूरी की पूरी जादुई साड़ी सिंदूर से लाल हो चुकी है। सुशील और रोशनी बातें कर ही रहे थे कि वहां पर रोशनी की माँ तीर्थ करके वापस आ गई। आते ही उन्होंने बड़ा सा घर और बड़ी गाड़ियां देखी। अपनी बेटी को गहनों में लदा देखकर वो बहुत खुश हुई। अपनी माँ को देखकर रोशनी के पास गई और कहने लगी, माँ, मैंने आपका कितना इंतजार किया। हम पर इतना बड़ा उपकार करके आप कहाँ चली गई थी? प्रणाम माँ, मैं आपका किन शब्दों में शुक्रिया अदा करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप बैठ जाइए, थक चुकी होंगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम दोनों को खुश देखकर मेरा मन बहुत खुश हो गया है। ये लो मेरी तीर्थ यात्रा का प्रसाद। लेकिन सुशील के मन के लालच ने एक सवाल पूछ ही लिया, क्या आप हमें एक और जादुई सफेद साड़ी नहीं दे सकती हैं? हमारी कुछ मांगे और भी हैं। मुझे अच्छे से पता था बेटा, तुम ये बात जरूर कहोगे। पिछली सफेद साड़ी पूरी लाल हो चुकी है, ये बात भी मुझे पता है। जैसे ही सुशील और रोशनी ने ये बात सुनी, दोनों दंग रह गए और कहने लगे, माँ, आपको ये बात कैसे पता कि साड़ी लाल हो गई है? जितनी बार तुमने उस साड़ी पर सिंदूर से कुछ लिखा, उतनी बार मुझे तीर्थ यात्रा करते वक्त तकलीफें हुई। तकलीफें यानी? हम कुछ समझे नहीं। जब भी तुम सिंदूर से मेरी साड़ी पर कुछ मांगा करते, उतने ही कोड़े मुझ पर बरसते थे। पाँव में छाले आने लगे थे, खाना नहीं मिलने लगा। पिछले 1 साल मैंने बहुत कुछ झेला है तीर्थ करते समय। पिछले कुछ दिनों से सब अच्छा था। तब मैं समझ गई कि साड़ी पूरी तरह से लाल हो चुकी है और अब तुम मुझसे कुछ नहीं मांग सकते। सुशील और रोशनी दोनों कमला की बातें सुनकर रोने लगे। हमें माफ कर देना माँ जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हम आपको अब खुश रखने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे माँ। आपकी सेवा करना ही हमारा धर्म होगा आपसे। रोशनी और सुशील कमला की खूब सेवा करने लगे और उनका ख्याल दोनों बहुत अच्छे से रखने लगे। कमला उनके साथ खुशी खुशी रहने लगी और अपना जीवन उनके नाम बिताने लगी।
एम्बुलेंस नहीं, एम्बुलेंस है। एम्बुलेंस। अगर आप भी विली की तरह सही से प्रोनाउंस करना चाहते हो तो डाउनलोड करो कुकू टीवी किड्स ऐप और एवरीडे कुछ नया सीखो। जुलाई का महीना चालू होने वाला है और अपने साथ साथ तेज बारिश का मौसम लाने वाला है। काफी लोग खुशियां मनाते हैं बारिश में, जैसे कि जिया और उसकी मॉम बारिश के मौसम के लिए रेनकोट लेने आए थे। नहीं मॉम, आपको पता है ना, मुझे ऐसा रेनकोट पसंद नहीं है। मुझे शाइनिंग वाला रेनकोट चाहिए। ठीक है जिया, भैया शाइनिंग वाला रेनकोट दिखाइए। सॉरी मैडम जी, हमारे पास शाइनिंग वाला रेनकोट नहीं है। ओके, चलो जिया किसी और शॉप में चलते हैं। जिया अमीर माँ बाप की इकलौती बेटी थी। जिया अपने मनपसंद रेनकोट के लिए एक शॉप से दूसरे शॉप घूम रही थी। फाइनली एक शॉप में शाइनिंग रेनकोट मिल गया। मॉम, आई लाइक दिस। आप ये ले लीजिए। हैप्पी, तुम्हारे पसंद के रेनकोट के लिए पूरा मार्केट घूम लिए। हाँ मॉम, मुझे जैसा चाहिए था वैसा रेनकोट मिला। बारिश में यही रेनकोट पहनकर मैं स्कूल जाऊंगी। सब मुझे देखते रह जाएंगे। मेरे जैसा शाइनिंग रेनकोट किसी के पास नहीं होगा। You know ना मॉम, I love rain। हाँ जिया, I know that you love rains। मैडम जी, ये रेनकोट थोड़ा महंगा है। Not an issue, ये इस कार्ड से पेमेंट कर लीजिए। जिया की मॉम ने कार्ड दे दिया। महंगा सस्ता कुछ नहीं सोचा और फिर दोनों खुशी खुशी अपने कार में बैठकर निकल गए। घर पहुंचते ही जिया ने रानी आंटी को अपना रेनकोट दिखाया। रानी जिया के घर में नौकरानी का काम करती है और खुशी से जिया पूछने लगी, रानी आंटी, ये देखो मेरा नया वाला रेनकोट कितना चमक रहा है। कैसा है? अच्छा है ना? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। और बेबी, आप इसमें बहुत अच्छी दिख रही हो। हाँ रानी, तो बस उसकी तारीफ कर। तुझे पता है, एक रेनकोट के लिए 10-15 शॉप के चक्कर लगाने पड़े हैं हमें। So what? मेरे पसंद का रेनकोट मिल गया ना। लगता है आप खुश नहीं हो। मैं आपसे बात नहीं करूँगी। अरे जिया बेटा, सुनो तो, मैं बस मजाक कर रही थी। मैडम, जिया बेबी नाराज हो गई है। चिंता मत कीजिए, अभी कुछ ही देर में मान जाएगी। हाँ, टाइम देख, बहुत लेट हो गया है। तू भी अपने घर जा, सोनू वेट कर रहा होगा ना। रानी अपने घर के लिए निकल गई। रानी अपने बेटे के साथ रहती है जिसका नाम सोनू है। सोनू के पिताजी को गुजरे हुए बहुत साल हो गए। रानी अकेले ही अपने बेटी को संभालती है। सोनू भी छाते की जिद कर रहा था। एक बार देख तो लो कितने का है। बोलिए, कैसा छाता चाहिए? भैया, वो छाता कितने का है? ये छाता 350 रुपए का है। बाप रे, इतना महंगा! 350 रुपए का पूरा महीना कैसे चलाऊंगी? भैया, कोई सस्ता छाता दिखाओ। सबसे सस्ता छाता यही है, चाहिए तो लेकर जाओ। यहाँ खड़े होकर के समय बर्बाद मत करो। 200 रुपए तक दे दो। क्या? मैं अपना नुकसान क्यों करवाऊंगा? 200 रुपए में छाता कोई नहीं देगा। अरे जाओ, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। रानी की हालत बहुत बुरी थी। एक एक रुपया सोच समझकर खर्च करती थी। रानी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बारिश में वो अपना गुजारा कैसे करेगी? मम्मी, बरसात आने वाली है। आपने मेरे लिए छाता लिया क्या? नहीं बेटा, भूल गई। कल पक्का लेके आऊंगी। हाँ मम्मी, हर बार आप भूल जाते हो। तेज बारिश आएगी तो मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? अरे बेटा, ऐसा नहीं होता। जुलाई का महीना चालू होने के कुछ दिन बाद तेज बारिश आती है। पर न्यूज में तो दिखा रहे थे कि कल से बारिश शुरू हो जाएगी, और वो भी बहुत जोरों शोरों से। न्यूज वाले कुछ भी बोलते हैं। रानी सोनू से जानबूझकर झूठ बोल रही थी, जबकि रानी को पता है बारिश कभी भी शुरू हो सकती है और रानी के ऊपर मुसीबत आने वाली है। सोनू और रानी गहरी नींद में थे और जिस बात का डर था वही हुआ। तेज बारिश शुरू हो गई। रानी के ऊपर कुछ बूंदें टपकी जिससे उसकी नींद खुल गई। सोनू उठ जा जल्दी, और वहाँ बर्तन लगा। छत से पानी छूट रहा है और वहाँ भी लगा। सारी चद्दर गीली हो रही है, जल्दी कर।
दोनों माँ बेटे फुर्ती से हार छेड़ने नीचे बर्तन रखने लगे और फिर सोनू डुबक कर रानी के गोद में बैठ गया। मम्मी, आप तो कह रही थी कुछ दिन बाद बारिश आएगी, और देखो आज से ही शुरू हो गई ना। हाँ, तो मैं भगवान थोड़ी हूँ, जो बोलूँगी वो सच होगा। मैं छत पर देखती हूँ, लगता है कल प्लास्टिक उड़ गया, इसीलिए छत से पानी छू रहा है। रानी की मुसीबत बढ़ने वाली थी। रानी के घर के छत के हर जगह से पानी टपक रहा था। जहाँ जहाँ पानी छू रहा था, सोनू वहाँ वहाँ बर्तन लगा रहा था। रानी छत पर चढ़ी और उसने प्लास्टिक को ठीक कर दिया और फिर वो नीचे उतर गई। मम्मी, छत से पानी छूना बंद हो गया है। हवा से प्लास्टिक उड़ रहा था, इसीलिए छत से पानी छू रहा था। अब घर में पानी नहीं आएगा। सोनू और रानी फिर से सोने की कोशिश करने लगे। सब कुछ गीला था और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। धीरे धीरे बरसात तेज हो गई और पानी बढ़ने लगा और घर में पानी घुसा। मम्मी, पानी। सोनू, तू ऊपर बैठ, पानी में खड़ा मत रहे। रानी के घर में सब कुछ पानी से भीग गया था। इतना सब करने के बाद भी रानी पानी को रोकने के लिए कुछ न कर पाई थी। और यहाँ जिया के घर पे मॉम, बारिश आ रही है। yippee! मैं बारिश में भीगने जा रही हूँ। जिया, संभल के, तुम गिर सकती हो। मॉम, बहुत मजा आ रहा है। बारिश, ये! हर किसी के लिए बारिश का मौसम एक जैसा नहीं होता है। हर कोई बरसात से खुश नहीं होता। जिया और उसकी माँ अमीर थे, इसलिए वो बारिश को एंजॉय कर रहे थे। वहाँ रानी और सोनू गरीब थे, उन्हें तो बरसात की मार झेलनी पड़ रही थी। खैर, रात बीती और सवेरा हुआ। अब तक रानी और सोनू के घर में पानी भरा था। बेटा, मेरे काम पे जाने का समय हो गया है। आज तू भी साथ चल, कुछ देर वहाँ सूखा तो रहेगा। रास्ते में माँ बेटे ने गर्मा गर्म चाय पी और मैडम के घर पहुँची तो मैडम ने पूछा, आज लेट क्यों हो गई रानी? अब क्या बताऊं मैडम जी। रानी ने दुखी मन से मैडम को अपना दुखड़ा सुनाया। अब तक घर का पानी नहीं उतरा। ये सुनकर मैडम जी, उनके पति और जिया तीनों को बुरा लग रहा था। अरे, हमारा सर्वेंट रूम तो खाली है ना? हाँ, एक काम करो रानी, तुम वही शिफ्ट हो जाओ, कम से कम बरसात से तो बचोगी। ये सुनकर रानी और सोनू के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। शाम को दोनों अपनी जरूरत का सारा सामान लेकर सर्वेंट रूम में रहने चले आए। भगवान का शुक्र है, कम से कम इस बरसात में हमें बारिश का कहर तो नहीं झेलना पड़ेगा। रानी और सोनू तो बरसात की कहर से बच गए, पर इनके जैसे कई गरीबों को हर बरसात बदतर से बदतर हालातों का सामना करना पड़ता है। ये कहानी एक छोटे से गांव की है। ये है वीना और जगन की कहानी। उनकी शादी को 5 साल हो गए हैं, पर आज भी वो अपने पति से आंख मिलाने से डरती है। अरे वीना, मेरी चाय कहाँ है? अभी लाई। वीना को जगन से इतना डर लगता था कि वो अक्सर हड़बड़ाहट में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देती थी। जैसे आज भी उसने जगन को चाय देते वक्त चाय का कप जगन पर गिरा दिया। अरे, जला दिया मुझे। हे भगवान, कैसी पत्नी दी है तूने मुझे। एक भी काम ये औरत ढंग से नहीं कर सकती। गलती हो गई मुझसे, मैं अभी साफ कर देती हूँ। अब माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। वीना कितनी भी मिन्नतें करे पर जगन को उसकी गुहार सुनाई ही नहीं देती थी। वो अक्सर छोटी छोटी गलतियों के लिए भी वीना को मारा करता था। माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, हे भगवान। तुझे तो ऐसे ही ठीक करना चाहिए। वीना बेचारी बस रोकर अपना मन हल्का कर लिया करती थी। वीना की पड़ोसन अक्सर उसके घर आती थी। लगता है आज फिर तेरे पति ने तुझे पीटा है। मेरी ही गलती थी, मैंने उन पर चाय गिरा दी थी। चाय गिरने के लिए कोई इतना मारता है? मुंह तो देख, तेरा पूरा सूज गया है। तू छोड़ क्यों नहीं देती उसको? कैसे छोड़ू? इनके सिवा और मेरा है ही कौन? 2 साल पहले मेरे माँ की भी मौत हो गई। अगर इन्हें छोड़ दूंगी तो मैं कहाँ रहूंगी, क्या खाऊंगी? मैं कैसे इन्हें छोड़ सकती हूँ?
तेरे हाथ पैर सलामत है, कुछ ना कुछ कमाकर तेरा गुजर बसर हो जाएगा, पर तू इसको छोड़ दे। कुछ नहीं हुआ तो लोगों के घरों में काम कर लेना। नहीं दीदी, मेरी माँ ने कहा था तेरे पति के घर से सिर्फ तेरी अर्थी निकलनी चाहिए, वरना दुनिया वाले क्या कहेंगे। बड़ी अजीब दुनिया है ये, तुम जैसी बेचारी को ही लोग बोलते हैं। वीना की पड़ोसन ने उसे कई बार समझाया, पर वीना है कि उसकी सुनती ही नहीं। वीना रास्ते में भी सर झुकाकर चला करती थी, मानो उसका खुद पर से भरोसा ही उठ गया था। कुछ महीनों बाद जगन वीना को हॉस्पिटल ले गया। वो डॉक्टर ने वीना की जांच की। मुबारक हो, आप बहुत जल्दी पापा बनने वाले हो। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर मैडम जी लड़का है या लड़की? वो मैं कैसे बता सकती हूँ? तो ऐसा कोई है जो मुझे ये बता सकता है क्या? मैं पैसा देने को तैयार हूँ, मेरा जानना बहुत जरूरी है मैडम जी। डॉक्टर ने कुछ देर सोचा और फिर बोली, ऐसा करना कानून के खिलाफ है, पर आप इन्हें कल वापस ले आइए। ये मेरे पर्सनल क्लिनिक का पता है और 10,000 रुपए लगेंगे। ठीक है मैडम जी, मैं 10,000 देने को तैयार हूँ मैडम जी। वीना घर आई तो वो परेशान थी। अगर उसके पेट में लड़की हुई तो जगन उसके साथ क्या करेगा? अगले दिन जगन वीना को डॉक्टर के प्राइवेट क्लिनिक में ले गया। वहाँ डॉक्टर ने दोबारा कुछ जांच की। इनके पेट में लड़की है। मुझे लगा ही था, ये मुझे वारिस नहीं दे सकती। अब क्या लड़की पैदा करके कर्जों में डूब जाऊं? मुझे नहीं चाहिए ये लड़की वड़की। तो करना क्या है? करना क्या है? मुझे ये लड़की नहीं चाहिए। तो क्या अबॉर्शन करना है? डॉक्टर वीना की ओर देख रही थी, पर जगन बोलने लगा। इसकी कहाँ जुबान खुलेगी मेरे सामने? मैंने बोल दिया ना, बस हमें लड़की नहीं चाहिए। ठीक है, इनका अबॉर्शन 3 दिन बाद कर सकते हैं। ठीक है। वीना घर गई और वो बहुत परेशान थी। वो रोने लगी। जब जगन आया, मुझे ये लड़की चाहिए। तुझे लड़की चाहिए? मेरी छाती पर मूंग दलने के लिए लड़की चाहिए? और बस जगन ने फिर से वीना को पीटना शुरू कर दिया। वीना बेचारी रोती चिल्लाती रही। यही सिलसिला अगले 2 दिन तक चलता रहा। वीना का पति जगन रोज उसे पीटता था। तीसरी रात वीना को नींद ही नहीं आ रही थी। वो अपनी बेटी को मारना नहीं चाहती थी। क्या करे, ये सोचते सोचते ही वो सो गई। उसके सपने में एक छोटी सी बच्ची आई जो गुड़िया से खेल रही थी, और खेलते खेलते वो बच्ची एक देवी के रूप में बदल गई। वीना, मैं तेरे साथ हूँ। तुझे तेरी बेटी को जन्म देना है और मैं तेरा साथ दूंगी। तू इसे मरने नहीं दे सकती। उठ, उठ जा। और अचानक वीना की आँख खुल गई। उसने देखा तो सुबह हो चुकी थी। वो वही बैठी अपने सपने के बारे में सोच रही थी। वीना, चल समय हो गया है, हॉस्पिटल भी जाना है एबॉर्शन करवाने। मुझे नहीं जाना हॉस्पिटल, ना ही मैं अपने बच्चे को मारूंगी। क्या मुझसे जबान लड़ाएगी? रुक, तुझे अभी ठीक करता हूँ। मैं भी देखता हूँ तुझे मुझसे कौन बचाता है। इस बार जब जगन ने अपना हाथ उठाया तो वीना ने हाथ रोक लिया। वीना ने जगन का हाथ मोड़ दिया, मानो जैसे कोई अलग ही शक्ति उसके शरीर में आ चुकी थी। छोड़ 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 मेरा हाथ। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे हाथ मोड़ेगी? मेरी बेटी को मारेगा? मार के तो दिखा, तेरा नामो निशान मिटा दूंगी। वीना ने जगन को जोर से थप्पड़ मारा और वो सीधा घर के बाहर जा गिरा। आसपास भीड़ लग गई। वीना मारते मारते जगन को सीधा पुलिस स्टेशन ले गई। वहाँ वीना ने जगन और डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज किया। ये आदमी मेरा पति है, इसने मुझ पर बहुत जुल्म किए हैं, पर आज ये मेरी बेटी को मारना चाहता है। इसने बच्चे की लिंग की जांच करवाई 10,000 रुपए देकर। ये और वो डॉक्टर मिलकर मेरी बेटी को मारना चाहते हैं। वीना की FIR दर्ज हो गई और जगन और डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया। जब वीना घर लौटी तो गांव की औरतों ने उसका स्वागत किया। तूने बहुत अच्छा किया वीना, उसको सजा दिलवाई। ऐसे के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। लेकिन अब मैं क्या करूंगी? मेरा और मेरी बेटी का गुजारा कैसे होगा? देवी माँ सब कुछ ठीक कर देगी। वो एक रास्ता बंद कर देती है तो दूसरा खोल देती है।
मेरा पापड़ का व्यापार है। मुझे हमेशा पापड़ बनाने के लिए औरतों की जरूरत होती है। अगर तुम चाहो तो तुम मेरे पास काम कर सकती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी सबसे बड़ी मुश्किल हल कर दी। उसके बाद वीना ने पापड़ बनाने का काम शुरू कर दिया। उसकी पड़ोसन और दूसरी औरतें उसकी मदद कर रही थी। वीना खुश थी क्योंकि वो अपने राक्षस पति से आजाद हो चुकी थी। शायद उस दिन देवी माँ खुद वीना को बचाने आई थी, पर जो भी हो, देवी माँ ने वीना को घरेलू हिंसा से मुक्त कर दिया। कुछ महीनों बाद वीना ने एक बहुत ही सुंदर बेटी को जन्म दिया। देख वीना, कितनी सुंदर है ये। हाँ मेरी लाडली, तू इसे बड़ी होकर अफसर बनाना। मेरी बेटी वो बनेगी जो उसकी मर्जी हो। वो बहुत पढ़ेगी और मेरा नाम रोशन करेगी। वो आत्मनिर्भर और सुखी होगी। उसे किसी भी मर्द की जरूरत नहीं होगी। वीना की बेटी उसकी शक्ति का स्वरूप थी, इसलिए वो चाहती थी कि वो बहुत ही शक्तिशाली हो। वीना को अपनी बेटी के जन्म से बहुत सारी खुशियाँ मिल गई थी।